नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। 12 राशियों पर चर्चा होगी और ये महत्वपूर्ण चर्चा है। आपको एक एक बात बड़े गंभीरता से सुननी है। 2-3 मिनट एक्स्ट्रा फॉल लग सकते हैं इस वीडियो में, क्योंकि जानकारी लंबी है। ओरिजिनल जानकारी होगी, कोई यहाँ धोखा, झूठ, छल, कपट, फरेब नहीं है। और इस जानकारी को लेकर के आप साझा कर सकते हैं और ख़ास तौर से उन भाई बहनों को जरूर बताएं जिनके यहाँ गर्भवती महिलाएं हैं ख़ास तौर से। और सभी राशियों के लिए बराबर 27 नक्षत्रों पर इसका प्रभाव है और कुछ राशियों के लिए ये ग्रहण बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत सारे राशियों के जातक ऐसे होंगे जो इस ग्रहण से मालामाल भी होंगे, धनवान भी होंगे, लेकिन कुछ के लिए कष्टकारक भी रहेगा। और ये जो चंद्र ग्रहण है 7 और 8 तारीख की मध्य रात्रि, यानी कि 7 को शुरू होगा, समाप्त होगा 8 तारीख की अर्ली मॉर्निंग 1:25 पर समाप्ति है। खैर, मैं एक एक चीज को कवर करूंगा। नंबर 1, ये जो ग्रहण है 7 तारीख को शाम को 9:57 पर शुरू हो जाएगा। और सिस्टम क्या है, नियम क्या है, ठीक 9 घंटे इसमें से माइनस करो, 12:57 पर सूतक काल आरंभ हो जाएगा। सूतक काल का मतलब ये होता है भाई सूतक लग चुका है तो अब शुभ कार्य बंद। कोई सामान खरीदना है श्राद्धों के लिए, कोई पूजा करनी है, जो भी हवन करना है, यज्ञ करना, सब कुछ 12:57 से पहले कर लो। रविवार का दिन है। और ये जो चंद्र ग्रहण है ये एक्सक्यूज किस किस के लिए है? जो बहुत वृद्ध लोग हैं उनको इससे कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि अशक्त लोग या जो वृद्ध जन हैं और ऐसे ही बच्चा और बूढ़ा दोनों इसके नियमों से दूर है, क्योंकि अज्ञानतावश वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जिनको होश है, ज्ञानी लोग हैं, जानबूझ करके गलती ना करें। क्या करें और क्या ना करें ये सब बातें बताऊंगा, लेकिन पहले आप आ जाओ इस बात को लेकर के कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 21:57 यानी कि रात्रि 9:57 पर यह ग्रहण का स्पर्श शुरू हो जाएगा। उससे पहले 1 घंटा पहले चंद्रमा के जो चमक है, उसकी जो आभा मंडल है वो मलिन, उसको चंद्र मालिन्य बोलते हैं, मलिनता आ जाती है। पहले से पता चल जाता है कि हाँ अब ग्रहण शुरू होने वाला है। और ये श्राद्धों की पूर्णिमा है। श्राद्ध की पूर्णिमा, तो उस दिन श्राद्ध करना है तो आप सुबह सुबह कर सकते हैं 12 बजे से पहले। और वैसे भी जो पितृ कार्य नैमित्तिक कर्म होते हैं वो 12 बजे से पहले कर लेने चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए, फिर लोग फोन करके पूछते हैं, वो ये अच्छा डिसिप्लिन नहीं है। तो पहले ही आप सुनिए, बड़े ध्यान से, बड़े आराम से बता रहा हूँ, धीरे धीरे। तो इसके अलावा ये जो ग्रहण है इसका नाम है ब्लड मून। ब्लड मून का मतलब बिल्कुल लाल हो जाएगा चंद्रमा, ऑरेंज कलर, पिंक कलर का हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यानी कि ये खतरनाक होते हैं ग्रहण इस टाइप के। जब सृष्टि के अंदर लालिमा वाला ग्रहण होता है वो अच्छा नहीं माना जाता। और ये जो ग्रहण है पूर्वा भाद्रपद शतभिषा, इन दोनों नक्षत्रों से मिलकर साझे में हो रहा है। यानी कि ये जो 2 ग्रह हैं ये इसलिए 11 नंबर यहाँ रखा गया। कुंभ राशि है, कुंभ राशि का जो मैदान है वो ग्रहण का कारण बनेगा। यानी कि ग्रहण का जो सूर्य के द्वारा दृष्ट होंगे और चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग होगा। उस समय कुंभ राशि के लोगों को बहुत सचेत और सावधान रहना होगा। कर्क राशि को भी विशेष सावधान रहना होगा।
इन राशियों की चर्चा लास्ट में मैं करूंगा, किसके लिए अच्छा है किसके लिए खराब है, ये आप सुन लेना बड़े ध्यान से। फिलहाल हम इस चर्चा को करते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले गर्भवती महिलाओं की बात करते हैं। जिन परिवारों में ऐसी पोजीशन है, महिलाओं की गर्भवती कोई बहन है, बेटी है, उसके लिए खास तौर से अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सीरियस और गंभीर होना होगा। उस सूतक काल से ही वो कोई ऐसा कार्य ना करें। देखिए, चारपाई बुनना, कंघी करना, कैंची चाकू का काम, नुकीली वस्तुएं कोई भी हो, उसका कोई काम ना करें। कारण क्या है कि नुकीली वस्तु, चाकू, कैंची, सिलाई आदि करने से बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। और बाहर नहीं निकलना है। बाहर चंद्रमा की जो ग्रहण की छवि है उसको देखने की कोशिश, चाहे खिड़की से हो चाहे कहीं भी। महिलाओं को एक क्यूरियोसिटी होती है, मैं भी देखूंगी। क्या करोगे देख करके? देखने वाले बहुत हैं, आप मोबाइल में देख सकते हो, लेकिन समाचार आते हैं टीवी में। मैं बोलता हूँ टीवी मत देखो, क्योंकि मन पर बुरा असर पड़ता है। चंद्रमा मनसो जाता है, मन का कारक है, मन को अशांत करता है। और इसके अलावा कुकिंग जो करना है, खाना बनाना, जो भी कुछ है पहले ही कर लो। और उस दिन रविवार है, शनिवार के दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़ कर रखो, या कुशा दही में, दूध में, सब्जी में, रोटी के बीच में दबा करके रखो। तो उससे क्या है, उसके अंदर जो दोष है वो नहीं आता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। इसीलिए जो पौराणिक परंपराएं चली आ रही हैं उनको फॉलो करना हमारा दायित्व है। और ये ऐसे नहीं बनी है परंपराएं, इनके पीछे बहुत गंभीर उद्देश्य छिपा रहता है। कंघी करना, मालिश करना तेल की, कोई शेविंग कर रहा है उस समय बचो। संडे का दिन है, 12 बजे से पहले आपको छूट है, जो करना करो। जल्दी सुबह उठोगे तो सब काम आपके हो जाएंगे। आलसी व्यक्तियों को खास तौर से जल्दी उठना है। और इसके अलावा बाद में जब ग्रहण समाप्त हो जाता है, कुछ लोग तो 1:25 पर ही स्नान करते हैं। कुछ लोगों को जब सूर्य उदय हो जाए अगले दिन सुबह सोमवार को स्नान कर सकते हैं आप आराम से। तुलसी और कुशा का मैंने बता दिया, दूध और दही में डालकर रखना चाहिए। और ग्रहण के दौरान कपाट बंद होते हैं मंदिरों के, मूर्ति को स्पर्श करना मना होता है। इसके अलावा बाकी जो एक कहावत है, एसेंशियल ड्यूटीज विल बी कैरिड आउट, जो आवश्यक कार्य हैं तो उस समय वो उनमें कोई रुकावट नहीं। कोई बीमार हो गया, भाई हॉस्पिटल ले जाना, देना है, दवाई देनी है, अलग मैटर है। तो उसको इस अंधविश्वास से दूर रखो। जो आवश्यक कार्य है वो नोबडी कैन चेंज, वो आप चलते रहेंगे। बहुत पॉजिटिव होकर के चलना चाहिए आपको। और इसके अलावा मैंने कहा तुलसी का जो पत्ता है एक दिन पहले तोड़ करके एक बर्तन में फ्रिज में रख सकते हो या बाहर, मर्जी है आपकी। मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा किन किन राशियों पर बुरा असर पड़ सकता है। अब आप ध्यान दीजिए, मंत्र जाप ग्रहण के दौरान, मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय या इष्ट देवता, किसी गुरु ने आपको दीक्षा दी है ये मंत्र जपना, वो उसको जपते रहो। ओम विष्णवे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम विष्णवे नमः, कोई ओम नमः शिवाय, कोई भी एक मंत्र अपने अपने हिसाब से। अगर कोई अपने संप्रदाय के हिसाब से, और कोई सिख है तो उसको एक ही मंत्र है, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु में भी 4 शब्द छिपे हुए, भगवान के नाम, वह वासुदेव का नाम, हा हरि नाम गुणगान, गग्गा गोविंद नाम का जाप, बाद में रो है, राम नाम का जाप। तो चारों जहां देखोगे वहीं जाप आपका चलता रहेगा। तो कोई भी धर्म का हो, कोई भी संप्रदाय का है, जैन है,
नमोकार मंत्र जपो, यही समय है, कई हजार गुना फल मिलेगा आपको इसका। और साथ ही साथ आपको मंत्र जाप कीजिए। सफेद, अगर कोई चाहता है कि भाई मेरे पर ग्रह कर्क राशि वाला हुआ, कुंभ राशि वाला, अगले दिन सुबह सफेद वस्तुओं का दान, चावल, दाल, रुई, कपड़ा, रुमाल, दूध, दही, घी, ये सफेद वस्तुएं हैं, दान कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो चंद्र ग्रहण है, भारत के अलावा, भारत में तो दिखाई देगा ही देगा, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैंने आपको समय भी बता दिया। और इसका जो मध्य काल होगा, दोपहर मतलब 9:25 से और या 1:25 तक, 9:51 से, गलत बोला मैंने, 9:51 रात्रि 1:25 तक होगा। 8 तारीख लग जाएगी। फिर रात में जो मध्य काल होगा ग्रहण का, 11 बजे से 12:15 12:30 तक, 1 घंटा, उस समय चंद्रमा के लिए कष्टकारक स्थिति होगी, ऐसा ग्रह बताते हैं। और जब इस प्रकार के ग्रहण सृष्टि में आते हैं, वो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। सत्ता परिवर्तन के साथ साथ बहुत बड़ा हलचल और भूचाल आता है सृष्टि के अंदर। डरने की आवश्यकता नहीं है, सृष्टि ऐसे ही चलती है और चलती रहेगी, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। मैंने तो बल्कि कुछ लोगों का खंडन किया है, कुछ लोगों को डराते हैं 100 साल बाद आएगा। 100 साल का पंचांग है मेरे पास, मैंने देखा कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है। मैं आपको एक एक तारीख बता सकता हूँ। 4 घंटे स्टडी करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सन 2007 में ग्रहण हुआ था। इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, राहु यहाँ और केतु यहाँ की बात कर रहे हैं। ये कंडीशन कब कब बनी, भारत के जितने भी विशेषज्ञ हैं इस बात को नोट कर सकते हैं। देखिए, बिना अध्ययन के या बिना तर्क के बात करना मूर्खता है। 2007 में ये कंडीशन बनी है, 1988 में बनी है, सन 70 में बनी है, और इसके अलावा 79 में और 51, इनकी तारीखें मेरे पास हैं। 1 सितंबर 51 और उसके बाद 19 मार्च 2007 में भी तारीख है। तो इस तरह से एक एक तारीख निकाल करके हम लाए हैं। लेकिन ये जो ब्लड मून है, ये थोड़ा सा अलग है लोगों से, और सब ग्रहण से अलग है। इसकी विशेषता इसलिए बताई जा रही है, लंबे समय लग रहा है इसमें। आप देखेंगे, भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पश्चिमी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के अलावा एशिया, अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड, इटली, यूरोप, अंटार्कटिक और उसके बाद मध्य सागर, महासागर, इटली, जर्मनी, फ्रांस में भी ये दिखाई देगा। अब मैं राशियों की बात कर लेता हूं स्पष्ट रूप से। आप उन राशियों को अंदर अब खुशी हो रही होगी जिनका नाम अब मैं उच्चारण करने वाला हूं। नंबर 1, मिथुन राशि के लिए ये ग्रहण सबसे अच्छा होने वाला है। अपार संभावनाएं, धन लाभ, सौभाग्य का लाभ, कार्य सिद्धि, मन में प्रसन्नता का आगाज करने वाला है ये ग्रहण मिथुन के लिए। अब दूसरी और प्रसन्नता का विषय, ये मिथुन हुई और ये हुई धनु। धनु के लिए भले ही ढैया चल रही हो, जो भी कुछ है, किसका ग्रह कहाँ बैठा है कहाँ नहीं है भूल जाओ। फिलहाल सिर्फ केवल और केवल ग्रहण की चर्चा हो रही है। ग्रहण का इसका जो इन दोनों राशियों को बहुत अच्छा परिणाम लाभ देने वाला रहने वाला है। इसके अलावा एक और राशि है मकर। मकर के लिए ये ग्रहण बहुत शुभ संदेश, धन लाभ, सब कुछ देने वाला है। आपके कार्यों में सिद्धि होगी और जो क्लेश मन में चल रहा है उस क्लेश से छुटकारा मिलेगा और मन में शांति होगी। ये मैंने बताई हैं 3 राशियां विशेष रूप से, मिथुन, धनु, मकर, ये 3 हैं।
बाकी जो 9 राशियां हैं उनके हाल सुनिए धीरे धीरे। मीन राशि का 12th हाउस होगा। ये ग्रहण मीन के लिए शुभ फलदायक नहीं होगा। वैसे भी आप देख रहे होंगे 180 डिग्री मंगल और शनि का योग अच्छा नहीं है। अब खुद कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ, एक तो मैंने कहा इनके जो आंगन में ये जो ग्रहण का एपिसोड चलेगा तो कुंभ राशि कैसे सुखी रह सकती है। इनके जैसे चंद्रमा मलिन रहेगा, छठे भाव का लॉर्ड है, वैसे भी अशांत। उस दिन खांसी, जुकाम, अशांति, तनाव, बुझा हुआ चेहरा। खान पान के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देना, नहीं तो बीमार हो जाओगे, क्योंकि ये बीमारी का कारण तैयार हुआ बैठा है। अष्टम भाव में मंगल अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है। साथ ही साथ कुंभ के लिए इधर कुआं है, इधर खाई है, यानी कि सांप के मुंह में छछूंदर। अब क्या है कि अष्टम भाव का स्वामी छठे, ये रोग कारक है, और ये खुद मंगल यहां शत्रु भाव में दशम और तीसरे का स्वामी अच्छा परिणाम नहीं दे रहा, बृहस्पति भी नहीं देख रहा है। कुछ लोगों को ऐसी ईर्ष्या होती है कि यार ये 3 राशि तो अच्छी बता दी, हमारी तो खराब बता रहे हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है, आपको सुनना ही पड़ेगा। खराब चीज कई बार आपके हित की में होती है, कड़वी दवाई लाभ देती है। अब ये इसके ऊपर आ जाओ, ये भी अच्छा परिणाम नहीं देगी, क्योंकि यहां ग्रहण होगा तो लाभ स्थान में ही, लेकिन 12वें शनि को कहाँ छिपाओगे, कहाँ मंगल शनि की दृष्टि को छिपाओगे, कहाँ पंचम भाव के केतु को छिपाओगे। इसलिए अशांति का कारण मेष के लिए भी है। वृषभ के लिए चतुर्थ भाव और दशम भाव में ये असुरक्षित कर रहे हैं इनको, इनसिक्योर्ड, माता पिता को लेकर के, परिवार को लेकर के कुछ जो चिंताएं हैं, पशुओं से संबंधित, वाहन से संबंधित समस्या, ये रहेगी। वृषभ के लिए अच्छा फल नहीं दे रहे। अब मिथुन का मैंने बता दिया है, जो आप सुन रहे होंगे मिथुन तो अच्छा ही बताया है। मिथुन, धनु और मकर के को छोड़ करके बाकी सब राशियों के लिए कष्टकारक है ग्रहण। कर्क के लिए अच्छा नहीं है, भले ही यहाँ माँ लक्ष्मी नारायण योग बना है, लेकिन उस दिन ये जो 2.25 दिन का पीरियड है, ये बहुत सतर्क और सचेत और सावधान और संभल करके चलने वाला पीरियड रहेगा कर्क के लिए खासतौर से। सिंह के लिए ये दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ा बवाल, तांडव, अशांति, चिंता, कष्टकारक, व्यर्थ की लड़ाई। आप देखेंगे पति पत्नी के बीच में तनाव होगा, और जब आप रूट कॉज को ढूंढेंगे तो सिंह राशि के लिए और कुंभ के लिए ये जो कॉम्बिनेशन बना होगा, व्यर्थ की बात जिसका कोई सिर और पैर नहीं है, यानी कि रूट कॉज आपको विवाद का नहीं मिलेगा। इसलिए उस दौरान ड्यूरिंग दिस पीरियड यू शुड बी केयरफुल, प्रिकॉशन लेना चाहिए। एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करेंगे तो कोई विवाद नहीं होगा। बांध इसलिए बांधा जाता है ताकि बाढ़ ना आए, इसलिए 2 दिन पहले ही अच्छा रिहर्सल करें, प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण रखें। मंगल कन्या राशि पर चल रहा है, इसके लिए अच्छा परिणाम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है। कन्या राशि को चारों तरफ से पाप ग्रह घेर रहे हैं। यहाँ का स्वामी यहाँ छठे, यानी कि यहाँ से ये भाव भी अच्छा नहीं है बुध के लिए। यहाँ से 12th हाउस में सूर्य केतु, तो इसके लिए चारों तरफ से इधर कुआं, इधर खाई, इधर शनि का भी साया और मंगल की छाया। और तुला के लिए ये जो ग्रहण है पंचम भाव में अशांति, तनाव, चिंता तथा मलिनता, अशांति, संतान के कष्ट, स्टूडेंट अगर हैं तो एजुकेशन को लेकर के चिंता रहेगी। आप तुला राशि वालों के संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करनी है तो गणेशाष्टक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और तुला राशि वालों के लिए इस साल संतान के योग बन रहे हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है, बाकी डरने की जरूरत नहीं है। मंगल और शनि शत्रुओं का नाश करते हैं, लेकिन तुला राशि के लिए फिलहाल 13 सितंबर तक कहीं भी किसी तरह से राहत
भरी खबर आने वाली नहीं है। आमदनी को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। आमदनी खूब होगी लेकिन खर्चे उससे ज़्यादा तैयार बैठे हुए हैं। वृश्चिक के लिए ये राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों को अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, वाहन संबंधी समस्याएं तथा घरेलू विवाद और पिता को प्रभावित कर रहा है। ये सूर्य और केतु जो है आपके पिता को टॉर्चर कर रहे हैं, आपके घर में अशांति पैदा करते हैं। किसी भी प्रकार से खुशहाली का माहौल नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल भी शत्रु राशि में है। और नेगेटिव चीज क्या है, ये मंगल अच्छा फल नहीं दे रहा। यहाँ से अष्टम गुरु, जिसका बहुत अच्छा रोल होना चाहिए, ये रोल नहीं निभा पा रहे हैं। और अब आपका के लिए नियम यह है कि जब 18 अक्टूबर को बृहस्पति आ जाएगा आपका, तब ही कुछ अच्छा मिलेगा। और इस बात को लेकर के एंग्जाइटी, तनाव, चिंता ना करें। और इस बात को लेकर के ये डरना भी नहीं कि हम कुंडली लेकर के इधर उधर दिखाना शुरू कर दें। भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। विभीषण की शरणागति वाला जो चैप्टर है सुंदरकांड में, उसका पाठ करना चाहिए। सारा सुंदरकांड 1.5 घंटा किसी के बस का नहीं है। अक्सर पंडित लोग, विद्वान लोग बताते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करो जी। टाइम नहीं है लोगों के पास, लेकिन सुंदरकांड का फल अगर प्राप्त करना चाहते हैं 2-3 मिनट में, तो विभीषण की जो शरणागति वाला श्लोक और दोहा और चौपाइयां हैं। विभीषण क्या है, संसार का एक जीव है। सुग्रीव भी एक जीव है। जैसे वो शरणागति हुआ, यानी कि आप कृतकृत्य भाव से शरणागति वाला चैप्टर पढ़ लो। पूरे सत्व, रज, तम 3 प्रकार की शक्ति है। और ये जो शक्तियां हैं वो है सुरसा, सिंहिका, लंकिनी, यही सात्विक, राजसी और तामसी है। और जब इन शक्तियों के बारे में पता चल जाता है तो समुद्र पार, संसार सागर पार करके जैसे भक्ति प्राप्त करता है मनुष्य, ऐसे ही हनुमान जी ने 3 शक्तियों को, सुरसा, सिंहिका और लंकिनी को, अपने बुद्धिमत्ता से, पैर से, मुठिका से, बुद्धि से जीत कर समुद्र को पार करके सीता रूपी भक्ति को प्राप्त कर लिया था। ठीक इसी प्रकार आप इस कृतकृत्य भाव से, जैसे विभीषण की शरणागति वाला जो प्रसंग जान करके आप उसका पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जिन जिन कन्याओं के और लड़कों के विवाह में बाधा आ रही है, जो भगवान शिव का बालकांड में शिव पार्वती के विवाह का जो वर्णन है, तो 5-7 दोहे और चौपाइयां हैं, उसको पाठ करने से विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।